वेलकम टू के स्टडी नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हिस्ट्री का एक टॉपिक भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति और प्रभाव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बंगाल काश्तकारी अधिनियम ये लागू हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी अवध लगान अधिनियम या एनम मद्रास काश्तकारी विधेयक जिसे कहते हैं, ये लागू हुआ था 1886 ईस्वी में। ऑप्शन सी देखते हैं। दक्कन काश्तकारी अधिनियम ये लागू हुआ था 1879 में। मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम ये लागू हुआ था 1883 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र जो कि 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए, वुड के घोषणा पत्र को। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाले विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। शिक्षा से संबंधित आयोग या समिति की पहचान करें। नंबर 1 हैडक समिति, नंबर 2 लिंडसे आयोग, नंबर 3 संयुक्त समिति, नंबर 4 सार्जेंट योजना। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करना है इसमें। तो शिक्षा से संबंधित आयोग सभी हैं। हैडक समिति भी है, लिंडसे आयोग भी है, संयुक्त समिति भी है, सार्जेंट योजना भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47 का देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की? हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन ए, डेविड हेयर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, ये भी सही है। अंग्रेज़ों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, ये भी सही है। इंग्लैंड में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर भारी आयात कर
ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत में अनौद्योगीकरण या प्राको औद्योगिकरण की अवधि थी। भारत में अनौद्योगीकरण या प्राको औद्योगिकरण की अवधि थी। तो इसकी अवधि थी ऑप्शन बी 1800 से 1850 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना 1850 ईस्वी में आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम केरी एवं विलियम वार्ड के श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है। यह श्रीरामपुर स्थित है। ऑप्शन ए बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेज़ी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनैतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आगमन। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसरा, जो कि बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार में हुई थी सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो यह कहा था ऑप्शन बी बुकानन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेज़ों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न कर इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? तो यह कथन था ऑप्शन ए आर.सी. दत्त का था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? तो यह युक्ति है ऑप्शन डी जॉन सुल्लीवान की। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। स्ट्रेची आयोग जो कि 1880 में स्थापित हुआ था, इसके संस्थापक थे लॉर्ड लिटन। लियाल आयोग की स्थापना की थी लॉर्ड एल्गिन ने। मैकडोनल आयोग की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। और वुडहेड आयोग इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेवेल ने। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? पहला देखते हैं जूट, दूसरा कोयला, तीसरा लोहा, चौथा हो जाए मशीन और पुर्जे और पांचवा हो जाएगा सूती कपड़ा। तो इससे ब्रिटिश काल में उद्योग धंधे विकसित हुए थे। जूट विकसित हुआ, ऑप्शन है जूट विकसित हुआ था, कोयला विकसित हुआ था, लोहा और इस्पात भी विकसित हुआ था, सूती कपड़ा विकसित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 1938 ईस्वी में के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष थे ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार अकाल संहिता कब प्रचारित किया? अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो अकाल संहिता प्रचारित किया था ऑप्शन सी, 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का आरंभ हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था ऑप्शन ए, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो यह मिली थी 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1913 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अंग्रेज़ घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है?
अंग्रेज़ घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन था ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धन के निकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं नंबर 1 दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 R.C. दत्त, नंबर 3 M.G. रानाडे, नंबर 4 D.N. गाडगिल, नंबर 5 गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 6 K.T. शाह। तो भारतीय अर्थविदों में शामिल थे दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे, R.C.M. दत्त भी शामिल थे, M.G. रानाडे भी शामिल थे, D.N. गाडगिल भी शामिल थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे, K.T. शाह भी शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 1925 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश जनरल के समय बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सामंतवाद का विनाश। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 1813 में पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो ऑप्शन में पढ़ते हैं। जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें उचित दरों पर बेचना, ये गलत हो जाएगा। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं। भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं। मुक्त व्यापार नीति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार नीति।
क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कथि पावर एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपमान सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ते हैं कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हितों में उपयोग किया जा रहा था। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी पढ़ते हैं कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण के अधीन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी, जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी। नंबर 1, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नंबर 2, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नंबर 3, भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो इसका ये राइट आंसर हो जाए, तीनों हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। तो सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर ने। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। नंबर 2, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। नंबर 3, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पढ़ते हैं फिर से। नंबर 1, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये भी सही है। नंबर 2, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। नंबर 3, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन थी कि नंबर 1, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। नंबर 2, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। नंबर 3, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, तो इसका ये ऑप्शन 1 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।